नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक पन्ने को पलट रहे हैं। बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर की। जी। मार्सेई बंदरगाह पर उनकी वो समुद्र में छलांग और फिर उनकी गिरफ्तारी। हमारे पास एक काफी विस्तृत हिंदी वृतांत है इस घटना का, जी। और हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे वाक्य को गहराई से समझें। इसके पीछे क्या था, कैसे हुआ, सब कुछ। जी, ये वाकया है 1910 का, और उस समय तक सावरकर खासकर लंदन में ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक, आप कह सकते हैं, बड़ी चुनौती बन चुके थे। हाँ, उनकी किताब थी एक। बिल्कुल, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। जी। ये किताब बैन तो थी ही, लेकिन उससे ज्यादा ये भारतीय राष्ट्रवाद की आग भड़का रही थी। और उनका संगठन भी था, इंडिया हाउस। हाँ, इंडिया हाउस, वो क्रांतिकारियों का एक गढ़ सा बन गया था। तो अंग्रेजों की नजर में वो बहुत ज्यादा, मतलब, चुभ रहा था। समझ सकती हूँ। तो उनके लिए ये सिर्फ एक व्यक्ति का सवाल नहीं था, ये एक विचारधारा थी जिसे वो रोकना चाहते थे। सही कहा। और गतिविधियां इतनी बढ़ गईं कि ब्रिटिश सरकार ने तय कर लिया कि सावरकर को किसी भी तरह रोकना ही होगा। तो इसके लिए फिर एक प्लान बना, गुप्त योजना। हाँ, एक गुप्त योजना बनी, और उसी के तहत 13 मार्च 1910 को लंदन में सावरकर गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार करके फिर फैसला हुआ कि उन्हें फौरन भारत भेजा जाए। एसएस मोरिया नाम का जहाज था। अंग्रेजों को लगा कि भारत ले जाकर मुकदमा चलाना आसान होगा, अपनी जमीन पर मामला नियंत्रण में रहेगा। लेकिन सावरकर के दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा था। वो कोई आसानी से हार मानने वाले तो थे नहीं। बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि उनके मन में तो कैद में रहकर भी क्रांति जारी रखने की योजना थी। वो मौके की तलाश में थे। और वो मौका आया 8 जुलाई 1910 को। हाँ, 8 जुलाई 1910। जहाज फ्रांस के मार्सेई बंदरगाह पर रुका, ईंधन भरने के लिए। और सावरकर ने सोचा, बस यही वक्त है, अब या कभी नहीं। बहुत बड़ा जोखिम था ये। कैसे किया उन्होंने ये? मतलब जहाज से कूदना आसान तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पहले शौचालय जाने की इजाजत मांगी, अंदर से दरवाजा बंद किया, और फिर किसी तरह, शायद लोहे की कील या कोई नुकीली चीज हाथ लगी होगी, उससे अपनी हथकड़ियां तोड़ी। हथकड़ियां तोड़ दी? हाँ, और फिर शौचालय में जो छोटा गोल सा शीशा होता है ना, पोर्टहोल। हाँ, पोर्टहोल। बस उसी से वो सीधे नीचे उफनते समुद्र में कूद गए। बाप रे! जहाज पर तो हड़कंप मच गया होगा। गार्ड्स, अधिकारी सब हैरान रह गए होंगे। जाहिर है, जब तक वो कुछ समझ पाते, सावरकर तेजी से तैर रहे थे फ्रांस के तट की तरफ। ये सिर्फ हिम्मत की बात नहीं थी, ये तो गजब की इच्छा शक्ति थी। कहा जाता है उनका मानना था कि अगर मेरी देह गुलाम है तो जल और जमीन को मैं आजाद करूंगा। बिल्कुल। और कमाल की बात यह कि वो कुछ ही देर में तैरकर फ्रांस की धरती पर पहुंच भी गए। तो फिर तो वो आजाद हो गए, फ्रांसीसी कानून के तहत। उन्हें तो यही लगा होगा, लेकिन यही कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। ब्रिटिश अधिकारी वो गुस्से में या शायद बदहवासी में नियमों को भूल गए। क्या मतलब, इन पर ऐसे घुस जाना? बिल्कुल, सरासर उल्लंघन था ये, और फ्रांस ने इस पर बहुत कड़ा विरोध भी जताया। मामला बड़ा होगा फिर। हाँ, मामला सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस के बीच नहीं रहा, ये हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंच गया। ये अब सिर्फ एक कैदी के भागने की बात नहीं थी, ये ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के सम्मान पर सवाल था। और दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई होगी, अखबारों में जोरों से। दुनिया भर के अखबारों में ये खबर छपी। सुर्खियों कुछ ऐसी थी कि एक भारतीय क्रांतिकारी ने ब्रिटिश शेर को समुद्र में चकमा दिया, या ब्रिटिश साम्राज्य की हेकड़ी को एक कैदी ने चुनौती दी। तो इसने एक तरह से ब्रिटिश साम्राज्य की उस अजेय छवि पर भी सवाल उठाया, खासकर समुद्र पर उनके नियंत्रण को लेकर। यूरोप, अमेरिका, भारत, सब जगह सावरकर की इस हिम्मत की बात होने लगी। हाँ, ये अपने आप में अनोखा था। किसी भारतीय क्रांतिकारी का इस तरह समुद्र को आजादी का रास्ता बनाना, ये बहुत नाटकीय था। लेकिन फिर हुआ क्या? अंतर्राष्ट्रीय दबाव का, हेग का कुछ असर हुआ? देखिए, असर तो हुआ, चर्चा हुई, लेकिन ब्रिटेन ने फ्रांस के विरोध को ज्यादा अहमियत नहीं दी। वो सावरकर को जबरदस्ती भारत ले ही आए। और भारत लाकर यहां उन पर गंभीर आरोप लगे। राजद्रोह, सम्राट के खिलाफ युद्ध छिड़ने की साजिश, और नासिक के कलेक्टर थे जैक्सन, उनकी हत्या में मदद का आरोप भी लगा। बाप रे, काफी संगीन आरोप थे ये तो। बहुत संगीन, और सजा भी उतनी ही भयानक मिली। क्या सजा हुई? 50 साल की सजाए काला पानी, मतलब अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल। काला पानी, जिसका नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तो बहुत ही भयानक जगह मानी जाती थी। हाँ, वो जगह ही बनाई गई थी कैदियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने के लिए। अमानवीय हालात, कठोर मेहनत, यातनाएं। लेकिन क्या सावरकर टूट गए? स्रोत तो यही बताते हैं कि इसका असर उल्टा हुआ। वो टूटे नहीं, शायद,
शायद और मजबूत हो गए। उनके लिए काला पानी अंत नहीं था, वो एक नया संघर्ष का मैदान बन गया। शरीर कैद में था पर आत्मा शायद और ज्यादा आजाद महसूस कर रही थी। कुछ ऐसा ही लगता है। उनका वो विश्वास कि जिसने समुद्र को पार कर लिया वो काला पानी को भी जीत सकता है, ये कहीं ना कहीं सच साबित हुआ उनके लिए। तो ये जो पूरी घटना थी, ये छलांग, ये गिरफ्तारी, ये भले ही उन्हें तुरंत आजादी नहीं दिला सके। नहीं, तात्कालिक आजादी तो नहीं मिली, लेकिन इसने कई गहरे सवाल जरूर खड़े कर दिए। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां हों, इंसान की आजादी की इच्छा कितनी प्रबल हो सकती है। और कैसे एक व्यक्ति का कदम वो राष्ट्रीय सीमाओं, संप्रभुता और न्याय की जो जटिल परिभाषाएं हैं, उन सबको चुनौती दे सकता है। ये सवाल आज भी उतने ही मायने रखते हैं ना? बिल्कुल, आज भी प्रासंगिक है।